दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार से चक्रवर्ती 3.0 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी के चलते हमारी शाम के क्लास में आपका स्वागत है। शाम के क्लास में आपको मैंने बताया था कि हम सामाजिक अध्ययन क्लास 8 का जो है ना उसको चैप्टर वाइज सॉल्व कराएंगे, जिसमें उसके चरण में हमने पहला चैप्टर आपको सॉल्व करा दिया। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर हमारा है भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। ठीक है, ये हमारी क्लास जो होती है ये 5 बजे होती है और एक हमारी क्लास सुबह 9 बजे होती है, जिसमें हम क्लास 8 की साइंस को आप सॉल्व करा रहे हैं। वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम क्लास 9 की साइंस को भी सॉल्व कराना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। ठीक है, यहाँ से बीपीएससी कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुका है और पूछता भी है, इसलिए ये आपके लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार प्राइमरी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि बीपीएससी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आते हैं सबसे पहले नीचे नीचे देखते हैं हम लोग। आते हैं एक पॉइंट ये निकल के आता है नीचे, जहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। ठीक है, और पूछे भी गए हैं ऐसे कई बार। फिर आता है भूमि। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भूमि के सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। ठीक है, जैसे कि जो संसाधन होते हैं उन सभी संसाधनों में जो महत्वपूर्ण श्रेणी में आता है उसमें भूमि भी शामिल है, वो भी एक महत्वपूर्ण श्रेणी में ही आता है। ठीक है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। ठीक है, अच्छा, जो भू क्षेत्र का जो लगभग क्षेत्रफल है उसका जो 30% भाग है वो भूमि है। या ठीक है, यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। ठीक है, अच्छा, जो 30% दिया गया है इसमें भी जो है ना सारी भूमि जो है ना वो आपके आवास के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व में विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। अच्छा, भूमि और जो जलवायु होती है उसी के चलते जो है ना आप देखते होंगे कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है और कहीं पे कम निवास करती है। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृत तथा पर्वत या त्रियुण ढाल या चक्रवात संभावित निम्न क्षेत्र या मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका देखते हैं कि ऊबड़ खाबड़ अगर कहीं है, मतलब कहीं की भूमि अगर ऊबड़ खाबड़ है या पर्वतों में त्रियुण ढाल है जहाँ पे, या जल क्रांत जहाँ जल भरा रहता है, या कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, तो वहाँ पे जो है ना लोग बहुत कम मात्रा में रहते हैं और जो है ना बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं आगे क्या आता है, आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र में समानता विरल और अथवा निर्जल लोग रहते हैं। उर्वरा मैदानों में, नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व का सघन बसे क्षेत्र है। अच्छा, कहने का मतलब ये है जैसे उर्वरा मैदानों में, ठीक है, उर्वरा मैदान मतलब जहाँ पे आपकी उपजाऊ भूमि होती है या उपजाऊ मैदान जहाँ होते हैं, वो नदी घाटी मतलब वो नदी घाटियों के या कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। अच्छा, वहाँ पे नदी भी होती है, इसलिए वहाँ की जो घाटियाँ होती हैं वो कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है। इस कारण जो है ना वहाँ पे जो है ना सघन बसे क्षेत्र होते हैं। कैसे बसे क्षेत्र होते हैं? सघन बसे क्षेत्र होते हैं, बिल्कुल घने आबादी वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट आता है भूमि की उपयोग। ठीक है, भूमि के उपयोग में देखते हैं भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, जैसे कि कृषि, वन की खनन, सड़कों और उद्योग स्थापना में किया जाता है। तो भूमि का उपयोग किस किस में किया? कृषि में किया जाता है, वन की में किया, खनन में किया, सड़कों में किया जाता है, उद्योग की स्थापना में किया। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं, इसी को हम लोग भूमि उपयोग कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मृदा। मृदा क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि की निकटता से जुड़ी हुई है तथा स्थल रूप में मृदा के ऊपर को निर्धारित करती है तथा मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों के रूप में हुआ है। ठीक है, ये आप लोग देखते हैं। फिर आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है भूसंकलन। इसके बारे में जानते हैं भूसंकलन क्या होता है। भूसंकलन क्या होता है? भूसंकलन को सामान्य रूप से सैल या मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बहुत संचलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो भूसंकलन होता है वो सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कहने का मतलब यही है कि जो सैल होता है, मलबा होता है या ढाल से गिरने वाली जो मिट्टी होती है उसका एक बड़ी मात्रा में जो बहती हुई या संचालन होता है उसी को हम लोग जो है ना भूकंप या बाढ़ के रूप या ज्वालामुखी के साथ परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूसंकलन होता है। अच्छा, जब ज़्यादा देर तक वर्षा होती रहती है तो भूसंकलन होने की संभावना बढ़ जाती है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरोध कर देती है। अच्छा, ये जो भूसंकलन होता है यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरोध कर देता है। नदी अवरोधता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवास में विध्वंस
आ जाती है तथा पहाड़ी भूभाग एवं तथा भूसंकलन में मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का मुख्य विषय है। ठीक है, कहने का मतलब ये है जब भूसंकलन होता है तो ये नदियों को जो है ना अवरोध पैदा कर देती हैं, जिसके कारण जो है ना आवासों में विध्वंस मतलब बाढ़ आ जाती है, जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, जिस कारण जो है ना वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आगे देखते हैं आगे का पॉइंट क्या आता है। आगे का पॉइंट, ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ये आपकी एक प्रकार की मृदा परिच्छेदिका है। ठीक है, जैसे कि आपकी ये मृदा होती है, ये पृथ्वी होती है। ठीक है, पृथ्वी को अगर हम जब काटते हैं ऐसे भाग को तो ये कुछ ये निकाला हुआ बीच का भाग है। ठीक है, इसको देख रहे होंगे आपको कि 3 भागों में डिवाइड है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और ऊपर देख रहे होंगे जो ग्रीन ग्रीन है वो आपका घास। ठीक है, यही सब है, तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो हम इसको आपको समझा दें कि जो टुकड़ा कटा हुआ है ये पृथ्वी का ही टुकड़ा है। ठीक है, तो जो सबसे ऊपरी परत मतलब ये वाली जो परत आपको दिख रही है इसमें देखते हैं ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, मतलब ये जो है ना आपकी ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है। अच्छा, जो उसके बाद उसके जो नीचे होती है वो बालू होती है, गाद होती है या किले के साथ मृदा है। ठीक है, उसके बाद जो बीच वाली होती है वो अक्षय चट्टान पदार्थ है। ठीक है, और जो सबसे नीचे होती है वो जनक चट्टानें होती हैं। ठीक है, तो आपको फिगर से समझ में आ रहा होगा कौन सी चट्टान है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग, तथा भूमि में पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा उपजाऊ बनाता है। ठीक है, जो खनिज और मिश्रण होता है, जो खनिजों का सही मिश्रण होता है वो मृदा को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे चैप्टर आता है मृदा का निर्माण। मृदा के निर्माण के बारे में कुछ ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बताता चलूँगा। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है माल्च बनाना। ये माल्च बनाना क्या चीज़ होता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, माल्च बनाना, पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। ठीक है, कहने का मतलब है जो पौधों के बीच अनावरित भूमि है, मतलब पौधों के बीच जो अनावरित भूमि होती है जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दिया जाता है और जैसे मृदा में अंतर रुकी रहती है। ठीक है, कहने का मतलब है जो पौधे लगाए जाते हैं उनके बीच में जो जगह बची रहती है। ठीक है, उनके बीच में जो है ना, जैसे 2 पेड़ लगाए इनके बीच में जो जगह बची हुई ना, यहाँ पे आपका परवाल से जो है ना ढक दी जाती है, इसको सब में परवाल से ढक दिया जाता है और इस मृदा से या आर्द्रता जो होती है भूमि की वो उसमें रुकी रहती है, वो उस तक नहीं पहुँचती। ठीक है, जैसे आपका वेदिका फॉर्म फिगर दिख रहा होगा, ये आपका वेदिका फॉर्म है, ये समुचित रेखाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आदि का वेदिका फाई क्या होती है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, वेदिका फॉर्म क्या होता है। वेदिका फॉर्म होता है चौड़े समतल सोपान और वेदिका त्रिव ढालों पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वेदिका फॉर्म क्या होता है, ये चौड़े तथा समतल होते तब वेदिका त्रिव ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह पर फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। ठीक है, ये आपको फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, आपको वेदिका फॉर्म, ठीक है, ये आपको मैंने दिखाया था ऊपर, ये देखिए ये आपका वेदिका फॉर्म है। ठीक है, नीचे आपको इसको डिस्क्रिप्शन में पढ़ाया भी है। ठीक है, ये आपको पढ़ा दिया मैंने। फिर आता है समुचित रेखाएं जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। ठीक है, ये आपको फिगर में दिखाया गया है ऊपर, ये देखिए ये है आपका दूसरा वाला फिगर, समुचित रेखाएं जुताई। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे आता है रक्षक मेखला। रक्षक मेखला क्या होती है, यह तटीय प्रदेशों में शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा अनावरण को बचाया जा सके, मृदा अनावरण को बचाया जा सके। ये आपका ऑप्शन देख रहा होगा रक्षक मेखला का, ये आपका ऑप्शन है। इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि जो है ना ये पेड़ जो है ना खेतों के जो है किनारे लगाए जाते हैं, कहाँ किनारे लगाए जाते हैं, और जो ये है ना रक्षा करते हैं, किससे करते हैं, पवनों से रक्षा करते हैं, या आंधी तूफान कुछ ऐसा आता है तो उन चीज़ों से हमारी खेतों की रक्षा करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट आता है जल। जल के बारे में बात करते हैं। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है, नवीकरणीय, भूपृष्ठ में 3/4 भाग जल से ढका। अच्छा, जो भाग कितना जल से ढका है भूभाग का, तो 3/4, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको सर्कल करे दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के भूपृष्ठ पर 3/4 भाग जल से ढका है, इसीलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त होगा। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यद्यपि आज भी महासागर जो है ना पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हैं। विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हुए तथा महासागरों को जल लवणीय तथा और मानवीय उपभोग के लिए नहीं है तथा अलवण जल का केवल 2.7% ही है। ठीक है, इनका लगभग 70% भाग जो है ना वो बर्फ बना हुआ। ठीक है,
बर्फ चादरों एवं हानियों के रूप में अंटार्कटिका महासागर, ग्रीनलैंड और या पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण यह मनुष्य की पहुंच से बाहर है, क्योंकि 1% अलवण तथा जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। या भौम जल नदियों और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव आता है। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई था। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। ठीक है, क्या कहा? यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह एक जूट से बना हुआ है। क्या आप उन टोकरियां या दीप छात्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी होती हैं। भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेश में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा होता है था, जिससे रेशमी फार्क देखकर उत्साहित थे कि यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया है कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। ये औरतों शहतूत के पेड़ों पर पाए जाते हैं। तब बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं। ठीक है, जिनका उपयोग हमें दैनिक जीवन में करते रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखो, अब प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल के बीच एक सक्रिय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। परितंत्र आता है। आगे क्या आता है? परितंत्र। तो सभी जातियां या सभी जीवित जातियां जीवन रहने के लिए एक दूसरे पर संबंधित होती हैं। इस जीवन का आधार जो है ना, वो परितंत्र से होता है। ठीक है, किससे होता है? परितंत्र से। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों के 4 वर्ग बांटे गए। कौन कौन से 4 वर्ग? पहला वन है, फिर घास है, फिर स्थल, फिर गुल, फिर टुंड्रा प्रदेश है। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। तो इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में से पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार जो है ना, उनकी संघनता कम होती जाती है। सामान्य वृक्षों वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती हैं, जिससे जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म लगते हैं। इस प्रकार हम क्षेत्रों में पौधे की जड़ें गहरी होती हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आता होने वाली आर्द्रता से हानि। होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोटी सतह वाली होती है तथा शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति मांस और लाइकेन सम्मिलित होते हैं। पिछले 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए जाते हैं। ठीक है, क्या किए जाते हैं? वृक्ष काट दिए जाते हैं और विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संचालन की तुरंत आवश्यकता है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? वह प्राकृतिक वनस्पति वन्यजीव संरक्षण। वन हमारी संपदा है और पौधे जंतुओं का आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? परितंत्र को सुरक्षित रखते हैं और जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां सुरक्षित वनोन्मूलन तथा मृदा अपरदन निर्माण कार्य। ठीक है, क्या निर्माण का दावा न था? भूस्खलन में कुछ मानव और प्रतिकारक जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनधिकार शिकार करने की संख्या बढ़ना, जिससे कुछ खास प्रजातियों की शिकार की जाती है। ठीक है, क्या किया जाता है? कुछ खास प्रजातियों की शिकार की जाती हैं। में तेजी से कमी आई तथा पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण तथा गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनधिकार शिकार किया गया। ठीक है, इनसे मतलब इनमें से कुछ जंतु जो है ना, चीता, शेर, हाथी, ब्लैक मैन, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर, इनका संरक्षित बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घटिया झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने के बचाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, ब्लैक बक
को सुरक्षा की आवश्यकता, ठीक है। जो ब्लैक बग होता है उसको सुरक्षा की आवश्यकता होती, क्या होती? ब्लैक बग को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो हाथियों का झुंड होता है, ठीक है। हाथियों के झुंड के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है ये चीतलों का झुंड है, ठीक है। यहाँ के पास चीतलों का झुंड पाया जाता है। भारत में शेर, चीतो, हिरण, भारतीय सारंग, मोर पाया जाता है। चीतलों का झुंड है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। बस तो गाइस आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आज के चैप्टर में कुछ खास नहीं था, जो भी था मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे हैं अगर नए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।